जेडीटी लीगल एकेडमी में आज हम लोग एफिडेविट पढ़ेंगे। एफिडेविट क्या होता है पहले ये समझ ली। एफिडेविट एक हलफनामा होता है जो एक कन्फर्मेशन वॉलंटरी स्वैच्छिक प्रक्रिया द्वारा मतलब स्वेच्छा दिया जाता है कि हम जो भी तथ्य बताए हैं वो सही है। कोई भी बात अगर आप किसी से भी अगर वो लीगल ना हो तो भी आप जब एफिडेविट हैं कि आप एफिडेविट पे दीजिए, लोग कहते नहीं है लिख कर दो, मतलब आप जो बात बोल रहे हैं वो तथ्य आपके सही हैं और इसको ऑथराइज्ड लॉ के सामने करने के लिए जब स्टाम्प ड्यूटी डाला जाता है तो वो लीगल प्रोसीडिंग्स के लिए हो जाता है। तो एफिडेविट जो होता है उसको इंग्लिश में या फिर आप लोग जो बुक्स पढ़ेंगे उसको सिंपल वर्ड में यही बोलेंगे कि एन एफिडेविट इज़ ए रिटन स्टेटमेंट, लिखित होता है। कभी भी एफिडेविट जब होता है, जब हलफनामा आप लोग लेते हैं तो रिटन होता है और रिटन स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट मीन्स तथ्य, वॉलंटरली मतलब स्वेच्छा, मेड बाय द पर्सन अंडर एन ओथ, शपथ के साथ लिया जाता है, और एफर्मेशन इस बिफोर ए पर्सन ऑथराइज्ड बाय लॉ, जो लॉ के अंडर ऑथराइज्ड हो, वो चाहे लॉयर हो, चाहे नोटरी हो, गैजेटेड ऑफिसर हो, जिस टाइप के मैटर्स आपके एफिडेविट में हो। क्योंकि एफिडेविट जब प्लेंट के साथ एफिडेविट के साथ जो स्टाम्प ड्यूटी लग जाती है तो वो नॉन जुडिशियल ही हमेशा लगाया जाता है। अभी आप एफिडेविट सुनिए। एन एफिडेविट टू बी वैलिड, ये बहुत प्रोसेस, ये ध्यान रखिए। अभी एक केस मेरा चल रहा है कोर्ट में, वैलिड। अभी हम ये बताएंगे कि अब तक इसके पहले कितने स्टेट्स के क्या क्या नॉन जुडिशियल एफिडेविट के लिए स्टाम्प ड्यूटीज़ रहे हैं, जो कि हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बनारस के जो लॉयर्स हैं, चूँकि वहाँ पढ़ने वाले बच्चे जाते नहीं हैं ज़्यादातर, और ज़्यादातर काम टाइम पास करने के लिए लॉ कर लेते हैं और जीवन व्यतीत करते हैं। फिर क्या होता है, इधर उधर से केसेस लेके लड़ते हैं, जजेस को प्रभावित करके अपना, फिर नेतागिरी ज़्यादा रहती है, बार काउंसिल्स हैं, एटसेट्रा हैं, ज़्यादा सभी जानते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ जब कोई पढ़ा लिखा आदमी जाता है और उसी के हिसाब से काम करना चाहता है तो ये अपने तरह से करके प्रभावित करने और व्याघात बहुत ज़्यादा डालते हैं। तो एफिडेविट का जो इस पॉइंट को ध्यान से सुनिए, एन एफिडेविट टू बी वैलिड हैज़ टू बी एग्जीक्यूटेड ऑन स्टाम्प पेपर और ड्यूली स्टाम्प्ड अदरवाइज, मतलब कभी भी उसको स्टाम्प करके ही देना चाहिए, क्योंकि जब एग्जीक्यूट होगा, वो कार्यान्वित जब होगा, स्टाम्प्ड रहेगा, तो वो साबित आपको नहीं करना पड़ेगा। आप ऑथराइज्ड हो गए, मतलब वो साबित हो गया, आपने उतना दिया। और ये ना कोर्ट के लिए भी सही रहता है कि आपने जो भी दिया है तथ्य सही है, अगर उसमें बदलाएंगे तो उसमें आपको फ़ाइन लगती है, कोर्ट फ़ाइन लगाता है ऐसे केसेस में। तो बिना स्टाम्प के कभी भी कोई एफिडेविट मत लीजिएगा। और इसको लिखने की हम प्रक्रिया, एक तो आप एफिडेविट लिखते हैं, उसमें वेरिफिकेशन लिखते हैं, वेरिफिकेशन में ये यूज़ किया जाता है। प्लेंट के साथ एफिडेविट लगाना ज़रूरी होता है और कुछ नहीं होता है, वही प्लेंट्स में जो फैक्ट होते हैं उन्हीं को डिस्क्राइब कर दिया जाता है कि ये पॉइंट्स जो है सही है हमारे नॉलेज में, तो ठीक। एंड हैज़ टू बी नोटराइज्ड, उसके बाद नोटरी से नोटराइज्ड करवा नहीं लीजिए, बाय ए नोटरी पब्लिक और कमिश्नर ओथ्स, ठीक। कोर्ट में नोटरी होते हैं, फिर अपना एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट कमिश्नरेट वगैरह भी होता है, तो उसके हिसाब से जहाँ का आपका जो मैटर है उसके हिसाब से The affidavit is required to be executed on the stamp paper and has to be notarized by a notary public in India. इतना हो गया आपका तो रेट स्टाम्प ड्यूटी फॉर अदर सारे उसके लिए हम बता दे रहे हैं आप लोगों को। जैसे आंध्रा के लिए 10 रुपये है रेट ऑफ स्टाम्प ड्यूटी, एफिडेविट के लिए हम बता रहे हैं, इस बात को ध्यान दीजिएगा। और अरुणाचल के लिए 10 ही रुपया है, असम के लिए 15, बिहार के लिए शायद 10 या 100 है, 10 ही है या 100 है।
छत्तीसगढ़ के लिए 50 है, गोवा के लिए 20 है, गुजरात के लिए 20, हरियाणा के लिए 10 है, हिमाचल प्रदेश के लिए 3 है। आप लोग देख लीजिएगा एफिडेविट। अभी तो हम गए थे, इस तरह 24 इसमें हम लिखे हुए हैं सारा। जैसे तेलंगाना के लिए 20 रुपये है, वेस्ट बंगाल के लिए 10 रुपया है। बहुत लंबा चौड़ा पड़ जाएगा, आप लोगों को मिल जाएगा कहीं भी ढूंढेंगे तो इसका इतना ही होता है। और नॉन जुडिशियल यूज किस लिए, नॉन जुडिशियल यूज किन किन जगहों पे किया जाता है, हम ये भी बता दे रहे हैं आप लोग को। इसके बाद जब स्टूडेंट्स पढ़ेंगे तो हम और अदर अपनी जितनी जानकारियाँ हमें हैं उसको और अदरवाइज भी स्टडी करके उससे रिलेट्स करते हुए मैटर को आप लोगों को आसानी से नोट्स मिल जाएंगे। मतलब कुछ पढ़ने के लिए अच्छा मिल जाएगा। यूज फॉर एसेंशियल एग्रीमेंट्स इंक्लूडिंग मॉर्गेज, कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है, मॉर्गेज में, लोन सिक्योरिटी डीड्स में, सेल डीड्स में, रेंट एग्रीमेंट्स में, एफिडेविट्स में, एंड ट्रांसफर्स ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी में लाइक बिल्डिंग एंड लैंड। नॉन जुडिशियल, हम ध्यान रखिएगा यहाँ जुडिशियल नॉन जुडिशियल में डिफरेंस हम बाद में बताएंगे। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू बी स्टाम्प्ड अकॉर्डिंग टू द स्टाम्प एक्ट आर नॉन जुडिशियल। ठीक, अभी एक केस उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के लिए वो किया है कि बार काउंसिल जो है वो स्टाम्प ड्यूटीज़ ज़्यादा ले रही है। कुछ स्टाम्प ड्यूटीज़ जो होती हैं रजिस्ट्री, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन वगैरह के लिए, उनका से वो स्टाम्प ड्यूटीज़ एक्ट के हिसाब से डिस्क्राइब होती हैं। कोर्ट का फीस जो है वो कोर्ट फीस एक्ट के द्वारा डिस्क्राइब होता है, ये हमेशा याद रखिएगा। स्टाम्प ड्यूटी और कोर्ट फीस एक्ट में डिफरेंस तो इतना ही है। 10 स्टेट यूजेज स्टाम्प पेपर्स बोथ जुडिशियल एंड नॉन जुडिशियल टू कलेक्ट ड्यूटीज़ फ्रॉम इट्स सिटीजन्स। बुक्स लिखने के लिए कुछ कुछ चीज़ें इधर से उधर जो आर्टिकल्स एक्स्ट्रा हैं उनको भी देख रहे हैं कि वो सही हैं या नहीं है। फिर अपने मेरे वो हैं, जैसे कि अभी सबमिट हुआ है प्रेजेंटेशन ऑफ कोर्ट में मेरा जो केस गया है वो कोई सारे बुक्स में तो चीज़ें सेम प्रोसीडिंग होती नहीं है। जब आप 50 बुक एक ही टॉपिक पे पढ़ेंगे और सारी बुक्स पढ़ने के बाद जो मेन फैक्ट्स होगा उसके बाद आप उसका लिटरली मीनिंग निकालेंगे तो जो मैटर्स होगा वो जो हम डाले हैं वही है, जिसको अभी जज एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि और ऑप्शन नहीं है। और आप लोग को वो कुछ वीडियोस हम बनाए थे अपने एक है जगदम्बा तिवारी देवी का 150 ब्लॉग मेरा ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन आर्मी का है, उस पर आप सब्सक्राइब करेंगे तो इश्यूज से रिलेटेड मैटर्स उस पर मिल जाएंगे। तो उसमें हम डाले हुए हैं तो उसको देखिएगा तो मिलेगा। अभी केस वो चल रहा है क्योंकि हम बहुत प्रैक्टिस नहीं किए हैं और एक लेक्चरर प्रोफेसर्स भी जो होते हैं उनको कोर्ट का बहुत ज़्यादा जानकारी होती नहीं है। प्रैक्टिकल चीज़ें बहुत टफ है, हमारे पास तो अनुभव भी है प्रैक्टिकल का, इसलिए हम अच्छे से बता सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो केस उसके लिए जा रहे हैं रोज और चूँकि ले नहीं रहे हैं, उनका अपना फंडा फंसा हुआ है। लेने का मेन 9 वजह क्या है, लीगलाइज नहीं, वो लीगली काम नहीं, लीगल काम नहीं कर रहे हैं, लॉ वायलेट करते हुए काम कर रहे हैं। कोई भी केस हियरिंग ऑफ बिफोर कोर्ट प्रेजेंटेशन का राइट कभी भी डिस्ट्रॉय करने वाले जज को इम्पीच कर दिया जाता है। या वहाँ के जो भी, यदि हम यूपी बार काउंसिल में रजिस्टर्ड हैं, हमें स्टाम्प ड्यूटी नहीं मिला, वहाँ के वेंडर नहीं दिए, तो वेंडर्स के रजिस्ट्रेशन रद्द होंगे। और यही होगा क्योंकि उसने तो कोड ऑफ लीगल एथिक्स के अनुसार अपने हिसाब से कोई प्रायर मेंटालिटी फिक्स किए होंगे, उस हिसाब से उसी को सही मानते हुए वो दिए नहीं होंगे। जनरली उनकी ये प्रॉब्लम होगी। आजकल जो पागलपन चल रहा है उसी का एक हिस्सा होंगे। तो जो भी आपका पागलपन हो, क्राइम तो आप किए हैं और क्राइम किए हैं तो पनिशमेंट तो आपको मिलेगी। आप क्यों ऐसा किए? किसी को भी राइट लेने का अधिकार है या नहीं है, सेम बात है। तो यही प्रॉब्लम है, हमारी फाइट कोर्ट की चल रही है। तो वो भी डालेंगे, अगर ज़रूरत पड़ी तो लगेगा कि हाँ डालना है तो डालेंगे।
अभी जुडिशल स्टाम्प जो और एफिडेविट हम देखें कि दिक्कतें हैं बहुत, कोर्ट के वकील हैं उनको पता ही नहीं है। तो ये चीज़ हम सोचे ज़रूरी है डाल दें सबके लिए।